कॉन्क्वेस्ट में हमने क्या देख लिया, बैरम खान के टाइम तक का सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, और उसके बाद 2 साल के अंदर सारे प्रिटेंडर्स को हटाकर अकबर को इकलौता उसने इस्टेब्लिश कर दिया और अकबर सम्राट बन गया। अब कोई इसको चैलेंज करने वाला नहीं है। अब यहाँ से जो एक्सपेंशन हम देखेंगे, अब यहाँ से जो एक्सपेंशन हम देखेंगे ये अकबर के द्वारा लीड किया हुआ एक्सपेंशन है मुगल। तो लिखिएगा द इम्पोर्टेंट conquests of Akbar leading to the gradual expansion of his empire may be studied under the following headings। इन हेडिंग्स के अंदर हम लोग अकबर के कॉन्क्वेस्ट को देखेंगे। तो 4 हिस्से हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। पहला देखेंगे हम लोग दी कॉन्क्वेस्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, कि नॉर्दर्न इंडिया में कौन कौन से उसने कॉन्क्वेस्ट किए। फिर देखेंगे दी कॉन्क्वेस्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, यानी कि लाहौर काबुल वगैरह का एरिया, नॉर्थ पंजाब वाला एरिया, वही एंट्री पॉइंट था इंडिया का उस वक्त के लिए। थर्ड लिखिए द कॉन्क्वेस्ट्स ऑफ डेक्कन। इन 3 हेडिंग्स में हम लोग क्या करेंगे, अकबर के सारे कॉन्क्वेस्ट को डिवाइड करेंगे। नॉर्थ इंडिया में कब कहाँ किसको हराया, नॉर्थ वेस्टर्न में कब कहाँ किसको हराया, कैसे हराया, और डेक्कन में कब कहाँ किसको कैसे हराया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब देखिए जो मैंने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत रखा वो इस कैटेगरी में नहीं डाला हूँ। क्यों नहीं डाला, उसका रीज़न आपको बिल्कुल क्लियर पता है कि अकबर लीड ही नहीं कर रहा था उस वक्त किसी भी कैंपेन को। ये 950-60 के बाद, यानी अकबर के पावर अपने हाथ में लेने के बाद के कॉन्क्वेस्ट हैं। तो एक्चुअल अकबर के कॉन्क्वेस्ट जो है, एक्सपेंशन जो है, वो यही है। हाँ, बेस जो अकबर के या मुग़ल अम्पायर का जो बनाया वो बैरम खान ने बनाया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जीत कर। बट उस बेस के बाद जो पेड़ ट्री बना, उसकी जो ब्रांचिंग हुई, वो सब अकबर के कंट्रोल में हुई। और इस 3 तरह के ब्रांचेस के थ्रू, एक नॉर्थ की इंडिया यानी बचा कुचा जो राजस्थान वगैरह का एरिया और बाकी, और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन देखिए पंजाब और इधर क्या कहते हैं काबुल वगैरह, लाहौर वगैरह, सिंध, ये सब, और इधर डेक्कन यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब एरिया। ठीक है, तो पहला इसमें हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वाले को, दी कॉन्क्वेस्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया।
फर्स्ट, ऐसे कर दिया यहाँ। पहला इसने जो लिया वो था मालवा। कौन सा रीजन था? मालवा का। कब जीता? 1561। तो मालवा की पीछे की कहानी मैंने आपको बता रखी है। तो जब भी आप एक बात कीजिएगा कि जैसे अकबर का जो भी मैं रीजन आपको लिखवाऊँ, जैसे मालवा लिखवाऊँ, गोलकोंडा लिखवाऊँ, गोंडवाना लिखवाऊँ, चुनार, जौनपुर लिखवाऊँ, तो इसको पढ़ने से पहले एक बार आप उस बैकग्राउंड में जाना, ठीक है, जो मैंने अलग अलग एम्पायर आपको बता रखे हैं उसमें देखिएगा मालवा मैंने लिखवा रखा है, और मालवा की छोटी सी कहानी आपको लिखवा रखा हूँ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बाद मालवा इंडिपेंडेंट होता है, हुसैन खां गोरी और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर वो अपने आप को अलग करता है, फिर वहाँ पर अल्प खां आता है जिसको हसंग शाह कहा जाता है। इस तरह से मैंने पूरा आपको लिखवा रखा है। फिर राणा कुंभा से इसका युद्ध होता है, राणा कुंभा भी अपने आप को विजयी घोषित करते हैं, तो वो विक्ट्री टावर बनवाते हैं। और इधर कौन है? अल्प खां भी अपने आप को क्या करता है? विक्ट्री घोषित करता है। ये भी क्या करता है? एक विक्ट्री टावर बनवाता है। दोनों अपने आप को विजयी मानते हैं। और फिर बाद में महमूद क्या कहते हैं, इसी तरह से फिर चलता, और फिर बाद में हम देखते हैं कि अकबर जब आता है तो फिर इसको जीतता है। तो महमूद खलजी के बारे में पढ़ा इसमें हम लोगों ने, इसी में बाज बहादुर का जिक्र आता है, ठीक है। और अकबर जाकर इसको जीत लेता है मालवा। तो बाज बहादुर तो खैर दूसरी जगह, लेकिन मालवा के सपोर्ट से वो क्या करता है, मालवा के यहाँ वो जाकर एक तरह से रिफ्यूजी बनता है, रिजेंट बनता है, और फिर मालवा उसका साथ देता है, तो फिर मालवा हार जाता है और अकबर मालवा पर कंट्रोल कर लेता है। ये सारी बातें आपको क्या करनी होगी, एक बार जाकर वहाँ पढ़िए, एक आपको क्या मिलेगा, हिस्ट्री जो आपने भूली है वो आपको याद आ जाएगी। और फिर अब पढ़िए इसको अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आपने पढ़ा मालवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इसको पढ़िए मुगल एम्पायर यानी कि अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 बार जैसे आप पढ़ेंगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो लिखिएगा इसके बारे में, मालवा के बारे में लिखिए कि मालवा कैसे जीता अकबर ने। तो लिखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखिए, दिस वाज द फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट, दिस वाज द फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकबर आफ्टर, क्या, आफ्टर बैरम खां, बैरम खां के बाद अकबर का पहला कॉन्क्वेस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो वो होगा मालवा। आपसे अगर कोई पूछे अकबर का फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट एज ए सुल्तान, तो आंसर होगा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। लेकिन आपसे कोई पूछे अकबर का फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट एज ए लीड रोल में आकर अगर अकबर कोई कॉन्क्वेस्ट कर रहा है तो वो है मालवा का, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा द रूलर ऑफ मालवा बाज बहादुर, द रूलर ऑफ मालवा बाज बहादुर was indifferent to politics and was indifferent of politics and war
as he was and war politics and war as he was interested interested in music and pleasure music and pleasure मतलब दारू, शराब, अल्कोहलिज्म और रानियां रखना वगैरह वगैरह, इन सबों में इसका ज़्यादा। अब देखिए बाज बहादुर, यहाँ अकबर की बात हो रही है तो अकबर सेंटर में है, तो अकबर सेंटर में है तो अकबर के सामने कौन खड़ा है पोजीशन में? बाज बहादुर खड़ा है। लेकिन बाज बहादुर से पहले क्या सिचुएशन थी वो आपको कहाँ पता चलेगा? जब मैंने आपको पढ़ाया है मालवा के बारे में कि दिल्ली अंपायर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो दिल्ली अंपायर के डिसइंटीग्रेशन और मुगल अंपायर की एंट्री के बीच में मालवा की स्थिति क्या थी, यानी कि 1561 से पहले मालवा क्या था वो आपको वहाँ पता चलेगा। जो अब आप वहाँ जाकर देखोगे अपने नोट्स में कि मैंने आपको बता रखा है कि दिल्ली अंपायर का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब दिल्ली अंपायर वीक हुआ तो मालवा बना था, बिहार बना था, क्या कहते हैं बहमनी था, उधर क्या कहते हैं मेवाड़ अलग हो गया, उधर चित्तौड़ हो गया, इधर विजयनगर था, ऐसे कर करके बहुत ढेर सारे सब अलग होते चले गए। तो इससे बाज बहादुर से पहले कहानी आपको वहाँ मिलेगी, थोड़ा सा हिस्सा आपको बाज बहादुर का मिलेगा वहाँ पर, और यहाँ पर अब आपको पूरी कहानी मिलेगी। तो यहाँ हम अकबर को सेंटर में रखे हैं, तो अकबर को सेंटर में रखे हैं तो अकबर के सामने यानी अकबर के कंटेम्प्ररी कौन है? बाज बहादुर है, इसलिए सिर्फ बाज बहादुर से पढ़ेंगे। अगर मैं आपको वो पार्ट नहीं पढ़ाया होता तो यहाँ पहले आपको क्या करना पड़ता? मुझे पूरा पीछे पढ़ाना पड़ता, तो वो क्या होता? अकबर से आपका ध्यान भटकता। यहाँ इसीलिए मैंने वो सब पहले पढ़ाया है ताकि आप यहाँ पर कहाँ पर कंसंट्रेट रखो? अकबर के ऊपर, कि अकबर के सामने बाज बहादुर था। अब बाज बहादुर से पहले मालवा में क्या हो रहा था वो आपको वहाँ पीछे जाकर देखना पड़ेगा। तो वो तो मैंने लिखवा ही रखा है सब, और भी पूरा डिटेल से लिखवा रखा है कि कैसे मालवा अलग हुआ, फिर कैसे उसको जीता गया, क्या किया गया, सारी कहानी आपको बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ बाज बहादुर, तो इधर अकबर जो एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही मतलब पावरफुल राजा के रूप में उभरा, और बाज बहादुर मालवा का राजा जो क्या है, उसको पॉलिटिक्स में, युद्ध में कोई कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। उसको क्या था, उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, म्यूज़िक का और प्लेजर, दो ही चीज़ में वो हमेशा बिजी रखता था। क्यों? उसके पीछे रीजन भी रहा हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है? हिज क्वीन रानी रूपमती, हिज क्वीन रानी रूपमती इज नोन फॉर हर ब्यूटी। जैसे पद्मिनी यानी कि पद्मावत में आप लोगों ने पद्मिनी के बारे में सुना होगा, वैसे ही रानी रूपमती भी अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ही फेमस थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऐसे लिखिए, इन मार्च 1561, in March 1561, the expedition
द एक्सपेडिशन अगेंस्ट मालवा, द एक्सपेडिशन अगेंस्ट मालवा 1561, the expedition against Malwa was led by अधम खां, अब ये अधम खां कौन है? तो मैंने आपको अकबर के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको दो नाम याद रखना है, बैराम खां और माहम अंगा। तो बैराम खां का बेटा कौन बना आगे चल के? अब्दुल रहीम खान खाना, जो हिंदी पोएट है और कहा जाए तो अकबर का सौतेला बेटा भी है, क्योंकि बैराम खां की विडो से अकबर ने शादी कर ली थी। उनको सेफ्टी के लिए, उस वक्त की कंडीशन औरतों के लिए बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी क्या, बहुत बुरी थी कहा जाए तो, और विडो की स्थिति तो और ज़्यादा खराब। ठीक है। और बैराम खां जिस तरीके से अकबर को मतलब एक तरह से समझिए अकबर के प्रति वफादार थे, तो अकबर ने उसको देखते हुए क्या किया, उनकी विडो से शादी करके उनको, अब सोचिए बैराम खां एक एजेड व्यक्ति, उनकी वाइफ, अब उस वक्त तो क्या होता था, शादी के लिए लड़के लड़की का एज तो मैचिंग होता ही था, कोई किसी भी एज से शादी कर लेता था। तो बैराम खां तो बहुत एजेड था, उसने एक यंग लड़की से शादी की थी, क्योंकि अब्दुल रहीम तो उस वक्त 4 साल का ही था जब अकबर से 20 साल का हुआ। तो इसका मतलब है कि ये जो थे बैराम खां के जो वाइफ थी ये, और कई कई शादियां होती थी तो यंग एज की थी। तो अकबर ने जब शादी कर लिया तो भाई अकबर की वाइफ बन गई, तो उनको महल में सारी सुरक्षा और सारी फैसिलिटी मिली, और उस सुरक्षा उस फैसिलिटी में अब्दुल रहीम खान खाना बड़े हुए, और वो आगे चल के उनकी शिक्षा दीक्षा हुई तो वो क्या बन गए, एक हिंदी के मशहूर पोएट बने। और दूसरे साइड थी माहम अंगा। तो ये अदम खां जो थे, माहम अंगा ने अपने बेटे को आर्मी में डाला, यानी कि कमांड आर्मी में भेजा, तो वो अदम खां के रूप में आर्मी के कमांडर बन गए। तो यहां लिख लीजिएगा, अदम खां सन ऑफ माहम अंगा। ठीक है। तो अदम खां विथ लेड बाय अदम खां विथ किसके साथ, पीर मोहम्मद, इन दो लोगों के नेतृत्व में, यानी कि जिसमें मेन कौन है, हेड है अदम खां, और अदम खां का की कंपनी कौन दे रहा है, पीर मोहम्मद। तो अपने दो कमांडर अदम खां और पीर मोहम्मद को भेजा अकबर ने, कहा मालवा पर अटैक करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो जब ये अटैक करने पहुंचे तो क्या हुआ, लिखिएगा बाज बहादुर। अब बाज बहादुर को तो युद्ध का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, और ना ही उसको कोई इंटरेस्ट था, ना ही उसको कोई युद्ध नीति वगैरह कुछ खास आती थी। तो अंजाम आपको पता ही क्या होना है, कि बाज बहादुर की बहुत बुरी तरीके से हार होनी है, क्योंकि उसने तो कभी अपनी सेना को, अपने साम्राज्य को मजबूत करने पर ध्यान ही नहीं दिया, उसका ध्यान तो कुछ अलग ही दिशा में था। लिखिए, बाज बहादुर वाज बैडली defeated. बाज बहादुर was badly defeated in the battle of Sarangpur and he fled, हाँ SARANG, सरंगपुर, एंड ही फ्लेड, और वहां से वो भाग गया बैटल से। जब वो हारा
तो बैटलफील्ड से वो अपने साम्राज्य को छोड़कर भाग गया। तो अब इसके बाद की कहानी क्या होती है कि अकबर जो होता है अपने एक कमांडर, किसको बताइए, अदम खां को बुला लेता है। क्या करता है? अदम खां को बुला लेता है और पीर मोहम्मद को वहीं कहता है कि तुम तब तक मालवा संभालो। अच्छा, अदम खां क्या करता है? जब अटैक करता है और जीतता है तो अदम खां बहुत बड़े लेवल पर मालवा में मैस्कर करता है, यानी कि नरसंहार करता है। बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां, किसी को नहीं छोड़ता है, सबकी हत्या करता है। मतलब बहुत बुरी तरीके से नरसंहार करता है, बहुत क्रूरता के साथ। और जो रानी रूपमती होती हैं वो ये सब देखती है कि अब कहीं उनको भी अपने ऊपर खतरा लगता है, तो वो क्या करती हैं? वो अपना सुसाइड कर लेती हैं पॉइजन खा के। वो रानी रूपमती क्या करती हैं? पॉइजन खा के सुसाइड कर लेती हैं। अब बाज बहादुर को फिर चाहिए होता है कि वो रिटर्न, तो इसके बाद लिखिए आफ्टर सम टाइम बाज बहादुर, नाम तो बहुत अच्छा है, बाज बहादुर, बाज की तरह बहादुर, लेकिन काम तो इसका कुछ भी अच्छा नहीं था। बाज बहादुर विथ हेल्प ऑफ कौन? तो लिखिए तूफल खां। ये तूफल खां कहाँ है? ऑफ बेरार। प्लस कौन है? तो एक था मीरान मुबारक शाह। कौन था? मीरान मुबारक शाह। ये कहाँ का था? ऑफ खानदेश। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? तीनों मिलकर अटैक्ड ऑन पीर मोहम्मद। अटैक्ड ऑन पीर मोहम्मद। क्यों? तो यहां लिखिएगा एज अदम खां रिटर्न्ड टू दिल्ली गिविंग कमांड टू पीर मोहम्मद। ये इसलिए लिखवा दिए कि कहीं भूल जाए कि भाई पीर मोहम्मद के ऊपर ही अटैक क्यों, अदम खां कहाँ गया? तो अदम खां दिल्ली, उसको अकबर ने बुला लिया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अटैक्ड ऑन पीर मोहम्मद एंड क्या करता है? मतलब फिर से एंड रीऑक्युपाइड दी मालवा। तो कहानी पहले क्या शुरू होती है? अकबर अदम खां और पीर मोहम्मद के कमांड में क्या करता है? अपनी एक आर्मी भेजता है मालवा, बाज बहादुर के अगेंस्ट। बाज बहादुर की हार होती है, बाज बहादुर बैटल छोड़कर, राज्य छोड़कर भाग जाता है। कहाँ भागता है? खानदेश भागता है। खानदेश जाने के बाद वो क्या करता है? खानदेश के राजा मीर मुबारक शाह, बेरार के राजा तूफल खां और खुद बाज बहादुर तीनों मिलकर क्या करते हैं? पीर मोहम्मद के ऊपर अटैक करते हैं, जो उस वक्त मालवा का कमांड, जिसके अंडर में मालवा था।
क्यों? क्योंकि अदम खां को दिल्ली बुला लिया गया था। और क्या करता है? रीऑक्युपाई कर लेता है मालवा को। ठीक, अब इसको रब करके आगे लिखता हूं। तो कहानी क्या हुई? बाज बहादुर ने रीऑक्युपाई किया मालवा। ये खबर जैसे ही अकबर को मिली तो फिर क्या हुआ? इन 1562 अकबर सेंट another expedition. Akbar sent another expedition to Malwa led by, अब कौन है? अब्दुल्ला खान। लिखिएगा, बाज बहादुर again defeated and fled to Rana of मेवाड़, fled to राणा ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राणा के पास ये भाग का सर था, क्योंकि खानदेश में था तो खानदेश तो यहाँ हार ही गया, खानदेश तो इसे सपोर्ट में था। अब क्या हो? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन लास्ट बाज बहादुर surrendered and Akbar enrolled him as a मुगल मनसबदार। क्या किया? अपना मनसबदार बना लिया। मनसबदार का मतलब अकबर के लिए उसको पढ़ा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? अकबर का फ्यूडल लॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह से वो सरेंडर हुआ। सरेंडर होने के बाद मालवा क्या हुआ? मुगल अंपायर का हिस्सा हुआ और बाज बहादुर को मनसबदार बना दिया गया। तो अब ये मनसबदारी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे जब अकबर के रिफॉर्म्स पढ़ेंगे या उसका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पढ़ेंगे मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, तो अभी के लिए जान लीजिए कि अभी तक जैसे आपने जागीरदार पढ़े थे, आपने फ्यूडल लॉर्ड्स पढ़े थे, जमींदार पढ़े थे, ठीक है, इक्ता का इख्तेदार पढ़े थे, वैसे ही अकबर ने अपने जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनको मनसबदार कहा और उनको जो एरिया वो कंट्रोल करते उसको मनसबदारी सिस्टम कहा गया, मनसब कहा गया एरिया को और मनसबदार कहा गया। जैसे शेर शाह सूरी ने सरकार बनाया और सरकार के चीफ सिकदार बनाए, वैसे इसने मनसब बनाया और मनसब के मनसबदार बनाए। जिसने जागीर बनाया तो जागीर का जागीरदार बनाया, जिसने इक्ता बनाया उसने इक्ता का इक्तादार बनाया। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, हर किसी के नॉबल हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई हो तो इसको रब करूँ और फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है।